तो टेंजेंट और नॉर्मल पे 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज चौथा लेक्चर है और आज हम चर्चा करने वाले हैं। कल हमने टाइप 2 तक पहुंच गए थे, आज हम टाइप 2 पे एक क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम टाइप 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है कह फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस का 6, एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस का 6, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, विच इज परपेंडिकुलर to the line which is perpendicular to the line x plus 14y plus 4 equal to 0। क्वेश्चन में हमसे वो टेंजेंट की इक्वेशन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? टेंजेंट की इक्वेशन मांग रहा है और शर्त ये है कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसके, ना हमारे पास पॉइंट है और ना ही हमारे पास उस टेंजेंट को लेकर के कोई हेल्प है। मैं ये कह सकता हूँ कि हेल्प है। हेल्प ये है कि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। कितना होता है? -1 होता है। तो चलो जरा इसका स्लोप निकालें। तो स्लोप ऑफ लाइन is equal to माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये स्लोप आ गया किसका? टेंजेंट का नहीं, ये स्लोप है लाइन का। किसका स्लोप है? लाइन का। अगर हम बात करें टेंजेंट के स्लोप की तो एज वी नो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 into m2 is equal to -1, m1 m2 is equal to -1। so slope of tangent into slope of line is equal to -1। अब slope of tangent हमें निकालना है तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट P इंटू स्लोप ऑफ लाइन कितना है? -1 अपॉन 14 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट P इज इक्वल टू कितना आ गया? 14 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे? इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम कर्व हमारे पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस का 6। लेट द पॉइंट x1 और y1, हमने P पॉइंट मान लिया x1 और y1, जिसके लिए टेंजेंट और कर्व दोनों पास हो रहे हैं। तो बालक y1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x1 क्यूब प्लस का 2x1 प्लस का 6। dy अपॉन dx हम साइड में निकाल लेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 2 एट द पॉइंट dy अपॉन dx एट द पॉइंट P इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर प्लस का 2। ओके, बात समझ में आ रही है? अब हमें इसकी वैल्यू पता है फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 1 ये है, इसकी वैल्यू कितनी? 14। तो 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14। 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 12
x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। x1 की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2। x1 की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, x1 की दो वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2। ओके, स्क्रीन ब्रेक करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आगे देखते हैं। अब हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब x1 की वैल्यू को हम वापस इक्वेशन नंबर 2 में देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस का 2x1 प्लस का 6। क्वेश्चन अच्छा है कि सर दो वैल्यू है अपने पास x1 की प्लस माइनस 2, तो क्या हम दोनों वैल्यू का यूज करेंगे? बिल्कुल यूज करेंगे, क्योंकि हमको उसने कोई कंडीशन नहीं दी है कि पॉजिटिव नेगेटिव, हमें दोनों वैल्यू यूज करनी है। तो पुट फर्स्टली पुट x1 इज इक्वल टू 2, तो y1 इज इक्वल टू 8 प्लस का 4 प्लस का 6, तो y1 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। तो पहले पॉइंट हमको मिल गया 2,18। ओके, हम बागल में ही दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंडली सेकेंड x1 की वैल्यू हम रखेंगे -2। क्या रखेंगे? -2। तो y1 इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस का 6, 8 4 12 6, कितना आ गया? माइनस का 6। पॉइंट आ गया -2, -6। अब आप टेंजेंट और इक्वेशन निकाल सकते हो। इसके आगे तो आपको पता ही है कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी है। चलो मैं एक बता देता हूँ आपको फिर से एक बार। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप कितना निकाला था हम लोगों ने? 14। कितना निकाला था? 14। और x माइनस x1, y माइनस y1 18 बेटा, सॉरी। तो y माइनस 18 इज इक्वल टू 14x माइनस का 28, तो 14x माइनस का y माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये हमारी हो जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे आप पॉइंट निकाल ही लोगे, पॉइंट तो पता ही है, इक्वेशन आप निकाल ही लोगे, है कि नहीं? नोट कर सकते हो। तो जो टाइप 2 है, टाइप 2 में हमें ऐसे ही परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशंस दी जाएंगी, और उन कंडीशंस में मैंने आपको दोनों कंडीशन पर एक एक क्वेश्चन बता दिया है। इसलिए हम पढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ बढ़ जाते हैं कि टाइप 3 में हमसे किस तरीके से क्वेश्चन करता है। आइए टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 हमारा क्या है? टाइप 3 हमारा मिसलेनियस। टाइप 3 हमारा कैसा है? मिसलेनियस। टाइप 3 हमारा है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब मिक्स प्रॉब्लम। मिक्स प्रॉब्लम मतलब हमें पॉइंट भी गायब होंगे, या हमें स्लोप गायब होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, पैरेलल भी होगा। मतलब अभी तक हमने जितना भी पढ़ा टेंजेंट और नॉर्मल में, उन सब का मतलब सांभर, है कि नहीं? तो मिसलेनियस प्रॉब्लम में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की। क्वेश्चन है अगर फाइंड द कर्व फॉर द कर्व, फाइंड द कर्व नहीं सॉरी, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस का 2x की पावर 5। फाइंड ऑल पॉइंट्स, फाइंड ऑल पॉइंट्स, फाइंड ऑल पॉइंट्स which the tangent passes through the origin, passes through the origin। फिर सुन लीजिए एक बार। फॉर द कर्व बोर्ड पे लिखा हुआ है, फॉर द कर्व बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब अगर हमें सारे पॉइंट निकालने हैं जिसके लिए टेंजेंट कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ना उसने हमसे कोई हिंट दी है पॉइंट निकालने की, ना कोई हिंट हमको उसने दी है स्लोप निकालने की। हमको सिर्फ उसने इतना बोला है कि टेंजेंट जो है वो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। तो हम आंखें बंद करके डायरेक्ट टेंजेंट निकालेंगे। अब बच्चे बोलते हमारे साथ टेंजेंट तो हम बिना पॉइंट के नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि पॉइंट होंगे तब तो हमारे पास स्लोप होंगे। तो हम कहेंगे भाई साहब भंडारी से सकल के हम एक पॉइंट मान लेंगे, क्या? x1 और y1। क्या मान लेंगे? x1 और y1। अरे मान लिया कि ये पॉइंट है जहां से टेंजेंट पास हो रही है।
अब यार देखो सीधी सी बात है, बहुत से लोग क्वेश्चन ये कर सकते हैं हमसे कि सर टेंजेंट को जब उसने बोला ओरिजिन से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो सर आप x1 y1 से कैसे पास करा सकते हैं। देख भाई, अगर तुझे भड़गांव जाना है, कहाँ जाना है, भड़गांव जाना है, तो अब तुझे रमान ले कि तू औरंगाबाद से आ रहा, तो सिग्नल पे आया, तो सिग्नल तो पास करेगा ना, जहाँ टारगेट तो तेरा भड़गांव है, लेकिन सिग्नल तो पास करना पड़ेगा ना। तो टेंजेंट कितने भी पॉइंट से पास हो सकती है ना, उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया कि वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन से जब पास होगी तो पास होगी। फिलहाल हमारा जो कर्तव्य है वो तो हम करें पहले, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हमने ये पॉइंट हमने मान लिया और इस पॉइंट के लिए हम स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप। उसने भाई हम ओरिजिन पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ इतना बोला है कि टेंजेंट पास हो रही है ओरिजिन से, ना कि कर्व पास हो रहा है ओरिजिन से। बात समझ में आई कि नहीं है। कर्व अगर ओरिजिन से पास हो रहा होता तो हम 0,0 लेते और दुनिया की कोई भी ताकत हमको ये करने से नहीं रोक सकती थी। उसने हमसे क्या बोला कि टेंजेंट पास हो रही है ओरिजिन से, तो जब टेंजेंट पास हो रही है ओरिजिन से तो भैया टेंजेंट कहीं से भी पास हो सकती ना, बड़े लोग है कि नहीं, हम गरीब लोग। तो कर्व हमारे पास क्या है, कर्व हमारे पास है y = 4x³ माइनस का 2x की पावर 5। तो हमने मान लिया कि x1 y1 पॉइंट है जो कहां पर, कर्व पर है, जो कहां पर है, कर्व पर। तो हमने लिखे ऑन द कर्व लेट p। अब ये पॉइंट जो है कहां पर है, कर्व पर है। तो इसका मतलब है कि सर हम y1 = 4x1³ माइनस का 2x1 की पावर 5 लिख सकते हैं। मैंने तो खुशी से लिख सकते हो भाई, मार्कर के थ्रू खुशी फील करके लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है इतनी, ओके। अब जरा इसका डिवाइड x निकालो, तो dy/dx = कितना आ जाएगा, 12x² माइनस का 10x की पावर 4। पॉइंट अपने पास पता ही है अपने को, dy/dx p पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 12x1² माइनस का 10x1 की पावर 4। आप इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1 और चुपचाप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएं। सर ये स्लोप आ गया, हाँ बेटा स्लोप आ गया। सर ये x1 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो उनका बेटा x1 की वैल्यू पता चल जाए तो इतनी महाभारती क्यों होगी, है कि नहीं। हमसे पॉइंट ही तो पूछ रहा है ना, हमें वही तो निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, हमें स्लोप पता चल गया है, हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम टेंजेंट की इक्वेशन को थोड़ा सा साइड में निकालेंगे, एक्सक्यूज मी बोल के। तो हमारे पास y - y1 = स्लोप 12x1² माइनस का 10x1 की पावर 4 और x माइनस x1। ओके, बात पकड़ में आ गई इतनी, ओके। जिनको नहीं पकड़ में आई मैं एक बार फिर समझा सकता हूँ आपको। भैया मेरे सीधी सी बात थी, नहीं समझा क्यों रहा हूँ, आप इस पे वीडियो को पीछे जाके देख लो ना दोबारा, है कि नहीं। तो अब इधर आ जाओ, हमने टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल ली ना, अब टेंजेंट की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब आ जाओ जो उसने बात बोली थी, उसने हमसे क्या बात बोली थी, हमसे उसने ये बात बोली थी कि सर जी जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, चलो हम टेंजेंट को ओरिजिन से पास कराते हैं। नाउ गिवन, हमारे पास गिवन है कि टेंजेंट आर पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, टेंजेंट अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो सबको पता है कि x और y क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं सर x1 y1 0 नहीं हो सकते। भैया एक बात बताओ कि हमसे क्या टेंजेंट पास हो रहा है ना, तो उसके लोकस पास होंगे ना वहां से। और लोकस कौन है, x1 y1 नहीं है, लोकस कौन है, x और y लोकस है ना भाई। लोकस का मतलब पता है ना, आपको बता चुका हूं ये चीज, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी और जब मैंने आपको पैरा स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी। तो फिलहाल की कहानी हमारे पास सिर्फ इतनी है कि जो लोकस है वो पास हो रहे हैं ना, वही तो हमारे कर्व बनाते हैं। कर्व या लाइन जो भी बनाते हैं वो लोकस पे डिपेंड करता है ना, कि लोकस किधर जा रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, है कि नहीं। तो लोकस किधर मूव कर गए, ओरिजिन की तरफ मूव कर गए। तो लोकस हमारे जब ओरिजिन की तरफ मूव कर गए हैं तो x y 0 हो जाएंगे। तो 0 माइनस y1 = 12x1² माइनस का 10x1 की पावर 4 और यहाँ पर माइनस का x1। माइनस से माइनस उड़ाना चाहो तो उड़ा सकते हो। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y1 = 12x1³ माइनस का 10x1 की पावर 5। इक्वेशन नंबर आप इसको बोल सकते हो 2। क्या बोल सकते हो, इक्वेशन नंबर 2। हम हाँ 2 ही बोलेंगे क्योंकि बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया इतना, कोई कंफ्यूजन है किसी को, ओके। तो नाउ अब एक छोटा सा काम करेंगे, क्या करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है y1 4x1³ माइनस का 2x1 की पावर 5 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है y1 = 12x1³ माइनस का 10x1 की पावर 5।
दोनों हमारे पास क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन ऑफ, लीनियर तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास x1 की पावर x की पावर 5 और 3 है, लेकिन ये बोल सकते हैं टू वेरिएबल इक्वेशन बन गई। जैसे हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सॉल्व करते थे, सेम वही कहानी हमें यहाँ पर करनी है। तो एक काम मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3y1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा डायरेक्ट है यहाँ पर कि मैंने इक्वेशन को वापस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3y1 यानी कितना आ जाएगा, 2y1 और ये 10 में 6 कितना गया, 4x1 की पावर 5। तो हमारे पास आ गया y1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 2x1 की पावर 5। y1 की वैल्यू को उठाएंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, किसी एक इक्वेशन की x1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर y1 की वैल्यू को उठा करके किसी उसमें जाके पुट कर देंगे, है कि नहीं। तो नोट कीजिए जल्दी से, आप एक काम करते हैं, y1 की वैल्यू उठा कर किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आपको x1 के रूप में पूरी इक्वेशन मिल जाएगी और आसान से हमारे पास वैल्यूज निकल करके आ जाएगी। नहीं मानते हो, यहाँ पर रख लो कि 2x1 की पावर 5, ये इधर आके 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी 0 और 1। दैट्स इट, क्लियर हो गया। आप नोट कर सकते हैं, इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको पॉइंट मिल जाएंगे जो कि आपको चाहिए थे। तो थोड़ा सा लिखते समय आप जो देखें तो आप उससे ढक जाते हो, तो बाद में हट जाते हैं। अच्छा वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मेरे भाई y1 की वैल्यू रख लो ना उसमें जा करके, y1 की वैल्यू रखो किसी इक्वेशन 2 में, डायरेक्टली आंसर मिलेगा, डायरेक्ट आंसर मिलेगा भाई, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ना डायरेक्ट मिले ना तो आप अगला क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए जरा। show that the normal at any point theta to the curve x is equal to a cos theta प्लस का थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा इज at a constant distance, ये लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का, at a constant distance from the origin from the origin। बात को समझिए, क्वेश्चन के जज्बातों को समझिए। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने ये बोला कि नॉर्मल की इक्वेशन, जो भी नॉर्मल की इक्वेशन निकलेगी, इन कर्व पॉइंट जो भी हैं, हम इनको पॉइंट ही बोलेंगे, कर्व नहीं बोलेंगे। लेकिन हम कर्व भी देखो हम दोनों बोल सकते हैं, यहाँ पर दोनों बोल सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के आधार पे। किसके आधार पे हम बोल सकते हैं, सिचुएशन के आधार पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कर्व भी है और क्या है हमारा पॉइंट भी है। क्योंकि हमारे पास पॉइंट हमको पता नहीं है तो ये पॉइंट का भी काम करेंगे, कर्व हमको पता नहीं है तो ये कर्व का भी काम करेंगे, है कि नहीं। तो कभी कभी होता नहीं है, कभी कभी छोड़ो जाने दो, क्या बताएं आपको। दैट्स इक्वल टू a cos थीटा प्लस का थीटा sin थीटा और y इज इक्वल टू दिस। तो नाउ सबसे पहले हम इसको स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने के लिए हमें वापस पैरामीट्रिक फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो अपने पैरामीट्रिक फॉर्म तो आपको पता ही है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है अपनी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx अपॉन d थीटा। ओके, तो dy अपॉन d थीटा निकालेंगे, dx अपॉन d थीटा निकालेंगे यहाँ से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास x इक्वल टू है a cos थीटा प्लस का थीटा sin थीटा। मैं एक बार क्वेश्चन को मैच करा लूं, क्योंकि मेरी गलतियां क्वेश्चन और करने में ज्यादा होती हैं, आप सभी जानते हो। अभी सब कुछ सही लग रहा है। तो dx अपॉन d थीटा निकाल लेते हैं।
इधर ए। अब आप डिफरेंशिएशन मत पूछना, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। ओके, अब यहाँ पर दो फंक्शन आ गए गुरुजी, कितने फंक्शन आ गए? दो फंक्शन आ गए। जैसे ही दो फंक्शन आ गए तो अपनी वही पुरानी थ्योरी, फ्रॉड थ्योरी। क्या थ्योरी? फ्रॉड थ्योरी। पहला छोड़ो दूसरा पकड़ो, दूसरे को छोड़ो पहला पकड़ो, है कि नहीं? पहला छोड़ दो, थीटा को छोड़ दो, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ओके, अब दूसरे को छोड़ दो, यानी कि sin थीटा को छोड़ दो, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओके, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मुन्ना dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इंटू थीटा cos थीटा। ओके, बात कर लेते हैं y की, तो dy अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं हम साइड में। dy अपॉन डी थीटा की बात कर लें तो a sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस, दो फंक्शन फिर से आ गए, पहला छोड़ दो दूसरे को पकड़ लो, थीटा छोड़ दें, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस साइन, तो इसको प्लस कर देगा। गुड है कि नहीं? अब cos थीटा को छोड़ दें, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। अब बहुत से लोग सर ये माइनस कैसे आ गया? तो भैया मेरे यहाँ प्लस आया किसी ने नहीं पूछा, लेकिन यहाँ माइनस आ गया सबने पूछ लिया। अरे यहाँ प्लस आया क्यों नहीं पूछा? क्योंकि फार्मूले में प्लस होता है। सर यहाँ पे माइनस था, उसको आपने प्लस क्यों कर दिया? अरे महाराज मंद बुद्धि, ये माइनस तो पहले से ही था ना यहाँ पे, और जब ये माइनस पहले से ही था तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस निकलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। चलो हम बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन की बात करें सर, मार्कर और का पीछे सर, वो पीछे लेकिन रेड है, वो इंक है क्या? इंक इंक इंक। इंक है शाबाश शाबाश शाबाश। तो हमने यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 में आया है, इक्वेशन 1 में dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा के दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो dy अपॉन dx हमारे सामने, dy अपॉन dx हमारे सामने किस तरीके से आ जाएगा? a इंटू थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आ गया? a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों से इन दोनों को चबा जाओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan थीटा। कितना आ जाएगा? tan थीटा। इक्वेशन नंबर 2। बट दिस इज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप किसकी है? टेंजेंट की। हमें किसकी स्लोप चाहिए? हमें स्लोप चाहिए नॉर्मल की। तो नॉर्मल के स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल स्लोप। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर लें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके दोस्तों, ये आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है? tan थीटा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का cot थीटा। चलो हम इसके बाद निकालने वाले हैं टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीन को रोक करके। अब अपने पास स्लोप आ चुका, नॉर्मल का स्लोप आ चुका, पॉइंट पता चल गया। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा। ओके, स्लोप हमारे पास है माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर है x माइनस a कॉस थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा। ओके, साइन थीटा को इधर ले आओ, तो साइन थीटा जैसे इधर आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? a साइन थीटा। a क्यों आएगा भाई? ये साइन थीटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू साइन थीटा माइनस का a साइन थीटा अब आएगा, और यहाँ पे कितना है? साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा। ओके, इस तरफ आ जाओ राइट हैंड साइड में, ये अंदर जाएगा माइनस का x कॉस थीटा और प्लस का a कॉस थीटा। बोर्ड को थोड़ा और साफ कर लेते हैं। ये माइनस अंदर जाएगा और ये जब अंदर जाएगा कहाँ गया भाई? प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक, तो
कॉस थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे आ चुके हम लोग y साइन थीटा, इसको उठा करके इधर ले आओ, प्लस का x कॉस थीटा, इसको उठा के इधर इसलिए ले आओ कि वेरिएबल की तरफ कर दो, कांस्टेंट की तरफ कर दो, इसको उठा उधर फेंक दो, तो ये अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा a cos स्क्वायर थीटा प्लस का a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये माइनस के अंदर जाके प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाए कितना हो जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा, और जब अंदर जाएगा तो माइनस का a इंटू थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत अच्छे, शाबाश। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा x cos थीटा प्लस का y sin थीटा इज इक्वल टू a। अब बहुत से लोगों का मानना चलिए a कैसे आ गया, तो अरे बालक a cos स्क्वायर थीटा प्लस a sin स्क्वायर थीटा, तो a कॉमन ले लेंगे, बाकी कहानी वन हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन नंबर थर्ड बोल सकते हैं, या जो भी आपने आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, नाम दे लेना। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई नॉर्मल की, किसकी इक्वेशन आ गई, नॉर्मल की। उसने हमसे ये बोला कि अगर हम ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ओरिजिन से हम अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ना आप में से कितने ऐसे लोग हैं क्या कि ये बात जानते हैं कि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, P इज इक्वल टू D अपॉन ABC। सी कुछ लोग सी बोलते हैं, मैं चलो सी बोल देता हूँ, C अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल याद आ रहा होगा, तो ये बात आपको मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाई थी। c की वैल्यू माइनस है, c की वैल्यू माइनस है अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर मतलब इसका कॉफिशिएंट cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी y का कॉफिशिएंट sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 यानी कि a यानी कि कांस्टेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, नोट कर सकते हैं आप लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में, है कि नहीं, नोट कर सकते हैं आप। लास्ट लेक्चर में मिसलेनियस स्टार्ट किए थे, चलिए ज़रा मिसलेनियस पे और थोड़ी चर्चा हो जाए, 2-4 क्वेश्चन की, और आज हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना है। ओके, ठीक। तो आई थिंक मिसलेनियस में हमारे पास क्या था, हाँ मिसलेनियस में एक क्वेश्चन हो गया था, 2 क्वेश्चन हो गए थे शायद। ठीक है, 2 क्वेश्चन बहुत है, और भी देखना चाहोगे क्या? चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है, लिखो, द कर्व y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5 touches the x-axis at p minus 2, 0 at p minus 2, 0 and cuts the y-axis at the point q where is slope or gradient is 3. Find the equation of the curve completely. Find the equation of the curve completely. तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अगर द कर्व y इक्वल टू दिस टचेस द x एक्सिस एट p पॉइंट -2, 0 एंड कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट q वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व कंप्लीटली। यार देखो, कंप्लीटली कर्व का मतलब क्या, वो हमसे ABC की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ABC की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो सबसे पहले गिवन कर्व है अपने पास, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम dy dx निकाल लेते हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c। ओके,
निकाल लिया तुम यहाँ पे। अब सीधी बात है कि जो कर्व है वो यहाँ से पास हो रहा है P पॉइंट से, तो नाउ कर्व पासेस -2, एंड x एक्सिस उसने बोला है ना। अब अगर -2, से कर्व पास हो रहा है तो सीधी सी बात है कि माइनस का 8a प्लस का 4b माइनस का 2c प्लस का 5 और y की वैल्यू कितनी है 0। x एक्सिस यानी कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब dy अपॉन dx एट द पॉइंट p इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? एट द पॉइंट यानी हम इसको 3a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 2b माइनस 2 प्लस का c। दोस्तों ये हो जाएगा 12a, ये हो जाएगा माइनस का 4b और ये हो जाएगा प्लस का c और इक्वल में 0। ये dy dx है। ये क्या है? dy dx। नहीं, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसने क्या बोला कि y इक्वल टू एक कर्व है जो p पॉइंट से पास हो रहा है। p पॉइंट से क्या हो रहा है? पास। और फिर से पढ़ देता हूँ, कर्व टचेस द x एक्सिस एट द p पॉइंट एंड कट्स y एक्सिस, एंड कट्स y एक्सिस को कट कर रहा है। ओके, एंड कट्स y एक्सिस एट द पॉइंट q वेयर इट्स ग्रेडियंट 3, जहां पर उसकी स्लोप 3 है वहां पर वो y एक्सिस को q पॉइंट पे कट करता है। लेकिन उससे पहले p पॉइंट -2, के लिए वो क्या कर रहा है? x एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब x एक्सिस को टच कर रहा है तो p पॉइंट हमारे पास -2, और x एक्सिस को टच कर रहा है यानी कि y इक्वल टू 0, या लिख सकते हो y इक्वल टू 0, इसका मतलब dy dx इक्वल टू 0। अब dy dx कितना है हमारे पास? ये रखा हुआ है, यहाँ पर हमने ये p पॉइंट पास करा दिए, लिखा ना p पॉइंट पास करा दिए, तो ये इक्वेशन आ गई। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। दैट्स इट। बात समझ में आ रही है इतनी? नेक्स्ट क्या मतलब? थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कर्व ये है y इक्वल टू ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का 5। अब अगर कर्व हमारे पास ये और y एक्सिस को कट करता है, तो x इक्वल टू 0, और जैसे x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, मतलब पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 0,5। पॉइंट हमारे पास कितने आ जाएंगे? 0,5। अपने पास पॉइंट पता चल गए कि आपको स्लोप पता है? यस, स्लोप पता है कितना? 3 गिवन है। तो जब हमें स्लोप पता है, गिवन है 3, तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट q इज इक्वल टू कितना है? 3 है। अब जरा पॉइंट 0,5 कर्व को दे दो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 5, यहाँ कितना आ जाएगा? 5। क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं कर दिया। कहीं हमने इंटरसेप्ट डिफरेंशिएट कराया था dy अपॉन dx, कहाँ पे हमारे पास ये रखा हुआ है 3a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 2b इंटू 0 प्लस का c, और इक्वल में कितना दिया गया है? 3। ये 0, ये 0, c की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 3 आ गई। c की वैल्यू को उठाओ, दोनों इक्वेशन में चिपकाओ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ पे c की वैल्यू दे दोगे तो माइनस का 8 है a प्लस का 4b, और c की वैल्यू कितनी है? 3, 6, 5, 1, माइनस का 1 इक्वल टू 0, 12a, और यहाँ पर माइनस का 4b, c की वैल्यू कितनी है? 3, प्लस कर लो नीचे से, इक्वल में 0 ऐड कर दो, 12 में ऐड गया 4 है, और ये कितना होगा? -3, 1 प्लस का 2, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/2। a मिल गया, c मिल गया, a की वैल्यू किसी एक को दे दोगे, c की वैल्यू दे दोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हेडिंग है छोटी सी, मिसलेनियस में इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, इस चैप्टर में हम लोग टेंजेंट, नॉर्मल, उनके एंगल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, हम इन सब चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इन सभी छोटी छोटी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। आइए हम लोग एक नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। सॉरी, हेडिंग क्या है वो? टाइप 4 डाल लीजिए। टाइप 4 हमारे पास, टाइप 4 है हमारे पास, ऑन फाइंडिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल, ऑन फाइंडिंग टेंजेंट और नॉर्मल, ऑन फाइंडिंग टेंजेंट और नॉर्मल, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट,
पासिंग थ्रू ए सर्कल क्लियर नहीं आ रही। गिवन पॉइंट। एक सेकंड, उनके आवाज नहीं जा रहा, तो लोग को साउंड नहीं आ रहा क्या? नो कनेक्शन तुम्हारे में भाग है। नहीं तो मेरे मेरा- तो नहीं दिख रहा। मेरे और नेट प्रॉब्लम है बच्चों की, सर की नहीं। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, कर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन, क्या मतलब समझ में नहीं आया। समझने का मतलब ये है, कर ऑन फाइंडिंग द टेंजेंट नॉर्मल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। जो टेंजेंट नॉर्मल हमें निकालनी है इस बार किसी ना किसी पॉइंट से पास हो रही होगी। कैसे होगी चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या जाता है। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट drawn from the curve y square माइनस का 2x क्यूब माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0 प्लस का 8 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1,2 फ्रॉम द पॉइंट 1,2 फ्रॉम द पॉइंट 1,2 फ्रॉम द पॉइंट 1,2। आपको याद है मैंने ऐसा ही क्वेश्चन लगवाया है आपको, अभी आपको याद आएगा, आप खुद बोलोगे हाँ याद आया। हमसे क्या बोला, क्या वो क्वेश्चन में बोला, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व फ्रॉम द 1,2। हमें ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए जो इस कर्व से निकल रही हो, के पॉइंट से पास हो रही हो और पॉइंट 1,2 से जा रही हो। पॉइंट 1,2 से क्या हो रही है, टेंजेंट जा रही हो। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट h, k, या कुछ लोग अल्फा बीटा मान लेते हैं, चलो हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा आर पॉइंट्स। लेट द कर्व पासिंग थ्रू, हटा ही देते हैं, कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। हमने मान लिया कर्व अल्फा बीटा कॉमा से पास होता है, तो इसका मतलब है कि बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा क्यूब माइनस का 4 बीटा प्लस का 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको बोल सकते हैं। सर कर्व टेंजेंट जा रही थी, आपने कर्व पास करा दिया, तो महाराज जहां से कर्व जहां से टेंजेंट जाती है तो पॉइंट भी तो कर्व पे ही होता है। ये बात हम कितनी बार बता चुके हैं। तो हमने मान लिया कि अल्फा बीटा वो पॉइंट है जिनके लिए कर्व की इक्वेशन इस तरीके से हमारी जा रही है। तो चलो अब हम इसको जरा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हम मतलब अल्फा बीटा गामा पे स्लोप भी तो निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2y माइनस का 6x स्क्वायर, सॉरी 2y dy अपॉन dx माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 4 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2y माइनस का 4 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो dy अपॉन dx हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर अपॉन y माइनस 2। तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट, कहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। कुछ याद आया, मैंने ये क्वेश्चन आपको लगवाया है, बीटा माइनस 2 इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं इसको। बात समझ में आ रही है, इतनी क्लियर है इतना। हमने पकड़ लिया कि 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास स्लोप आ गया, किसका, टेंजेंट का। ये हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया है हमारा, किसका स्लोप आ चुका है, टेंजेंट का स्लोप आ गया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वन में हम आगे देखेंगे dy अपॉन dx अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये स्लोप आ गया। जब हमारे पास स्लोप आ गया तो कमी किस चीज की, इक्वेशन की। तो इक्वेशन निकाल लेते हैं टेंजेंट की, y माइनस y1 इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर। आप अभी खुद बोलोगे हाँ सर ये क्वेश्चन तो लगाया हुआ है, x माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है, ये टेंजेंट की इक्वेशन हमारी हो जाएगी। लेकिन ये टेंजेंट की इक्वेशन तब मान्य होगी जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता होगी। ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन
तब मान्य होगी भाई साहब जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता होगी। तो भाई अल्फा बीटा वैल्यू पता करने के लिए हमें इस इक्वेशन को और इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ सर सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये सर एक्स वाई कहाँ जाएंगे? गुड, एक्स वाई कहाँ जाएंगे? जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? 1,2 से। कहां से पास हो रही है? 1,2 से। तो देन टेंजेंट आर पासिंग 1,2, तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर, बीटा माइनस 2 और यहाँ पे x यानी कि 1 माइनस अल्फा। इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा? बीटा माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा? 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा माइनस 1 माइनस है माइनस कैंसिल, बीटा माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर और अल्फा माइनस 1। तो इक्वेशन नंबर इसको हम क्या बोल दे रहे हैं? 4th बोल दे रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया आसानी से? ओके, एक काम करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। तो नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालेंगे। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम बड़े चालाक हैं, हम एक बार नोट से देख लेते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है कि नहीं है। कहाँ पे हम लोग लगे रहेंगे? तो अल्फा की हमारे पास दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी -1 और 2, और बीटा की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 2 + -2√3, 2 + -2√3, 2 + -2√3। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे जिनके लिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? ये होगी। तो बस अब आप ये एक एक पॉइंट उठा के यहाँ से रखते चले जाएंगे और हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन मिलती चली जाएगी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? समझ में आया? अगर आपको दोबारा समझना है तो आप वीडियो को एक बार पीछे ले जा करके देख सकते हो, है कि नहीं? उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप सभी को। ओके, देखो इन क्वेश्चंस में होता कुछ नहीं है, बस केवल लॉजिकली कुछ भी नहीं है, केवल एक रटा रटाया फंडा है। क्या रटा रटाया फंडा है? कि इन क्वेश्चंस में एक सीधी सी बात ये होती है कि आप कर्व को जैसा दिया गया वैसा सॉल्व करते, जो जो कह रहा है वो कर्व में करते चले जाओ, क्वेश्चन अपने आप बनता चला जाता है। क्या आप देख रहे होगे मैं शुरुआत से ही डेरिवेट करा रहा हूँ, स्लोप निकाल रहा हूँ, टेंजेंट वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, नॉर्मल वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, कंडीशंस बाद में यूज कर रहा हूँ। सेम वही थ्योरी आपको करनी है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस में ज्यादा दम होती नहीं है। जेई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं तो सब टेंजेंट सब नॉर्मल से आते हैं, तो हम सब टेंजेंट सब नॉर्मल भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उसमें यूज होती हैं, है कि नहीं? नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, मतलब जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, है कि नहीं? तो चलो देख लेते हैं। मैंने मान लिया कि एक कर्व ये है और कर्व को इंटरसेक्ट कराना है। एक सेकेंड, मैंने मान लिया कर्व ये है और एक कर्व ये है। ये कर्व थोड़ा सीधा हो गया, इसको थोड़ा सा हम मूवमेंट कर दे देते हैं इस तरीके से, और इस पर जो जाने वाली टेंजेंट है वो ये है और इसकी जाने वाली टेंजेंट ये है। ओके, ये तो इन टेंजेंट को नाम दे देते हैं P, ये Q और ये R। तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास φ1 है और ये हमारा क्या है φ2 है। इनके बीच में बनने वाला एक एंगल होगा जिसको हम क्या बोल देंगे? थीटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? थीटा बोल देंगे। समझ में आ रहा है ना? इतना कोई दिक्कत है क्या? बोलते हैं इसको φ2, हाँ सॉरी φ2, और इसको क्या बोल देंगे? φ1 बोल देंगे। तो जो φ1 होगा, सभी को पता है कि जो
थीटा एंगल होगा, बना लो पहले फिगर बना लो। ओके, लेकिन छोटी सी बात, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of two curves is defined to be angle, खड़ा नहीं हो पाता उस जगह, मेरी आदत है, defined to be angle between the tangent to the two curves of their point of intersection, उसने हमसे क्या बोला कि हमारे पास दो कर्व हैं C1 और ये C2। ये कर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो सीधी बात है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से दो टेंजेंट जाएंगी, एक कर्व C1 की और एक कर्व C2 की। तो जब कर्व C1 से टेंजेंट जाएगी और जो कर्व C2 से टेंजेंट जाएगी वो x एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइन करेगी, φ2 और φ1। बात समझ में आ रही है इतनी? अब यार सीधी बात है कि जहां पर ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कट कर रही होंगी उनके बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। उनके बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो मान लिया कि कर्व C1 के लिए स्लोप क्या होगा, dy m1 मान लेते हैं, m1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट द पॉइंट P, और m2 इज इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन, ये C2 के लिए होगा, कर्व C2 के लिए होगा dy अपॉन dx एट द पॉइंट P। क्लियर है इतना? बना लिया होगा सभी ने इतना, ठीक है ना? हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूवमेंट देखते हैं। तो अब हाँ, ये इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। m1 ये आ गया, m2 हमारे पास ये मतलब C2 के लिए कहानी हमारे पास बन जाएगी उस पॉइंट के लिए, है कि नहीं? तो एक नेक्स्ट हमारे पास जो थीटा एंगल है, वो थीटा एंगल कितना होगा हमारे पास, φ2 माइनस का φ1 कि φ1 माइनस φ2 कितना होगा, जल्दी बताओ। φ2 माइनस φ1 की φ2 माइनस φ1 माइनस φ2 कितना होगा? थीटा एंगल जो होगा वो हमारा होगा φ1 माइनस का φ2। जो थीटा एंगल होगा वो कितना होगा, φ1 माइनस φ2। आइए इसका प्रूवमेंट देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हमें पता है एज वी नो, फिगर आप लोग बना ही चुके हो, व्हाट एज वी नो कि थीटा एंगल क्या निकाला हम लोगों ने, φ1 माइनस φ2। थीटा एंगल में क्या निकाला, φ1 माइनस φ2। टेक tan बोथ साइड, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan φ1 माइनस tan, ओ क्या कर रहे हैं हम लोग, tan φ1 माइनस φ2। ओके, अब tan a माइनस b का फॉर्मूला सब लोग जानते ही हो। tan थीटा इज इक्वल टू tan φ1 माइनस का tan φ2 अपॉन 1 प्लस, तो आप लोगों को चेक कर रहा था कि आप लोग कहाँ पर हो, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू यानी कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारा हो जाएगा बीच में एंगल, इंटरसेक्ट एंगल हो जाएगा जो हमारे कर्व के बीच में क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। हाँ, बहुत सारे लोग इसमें क्या कर लेते हैं, डिवाइडेक्स का यूज कर लेते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये स्लोप है ना, स्लोप को तो हम m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। यहाँ से दो केस है, पहला केस है कि इफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर, तो सीधी बात है थीटा की वैल्यू 90, जब थीटा 90 आ जाएगा तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यार ये बात क्या मतलब, क्या दोबारा पढ़ना चाहोगे क्या? अगर कोइंसाइड होंगे, COIN कॉन्सेक्टिव जिसको बोल सकते हैं, या पैरेलल होंगे तो कट ही नहीं करेंगे भाई, पैरेलल होंगे तो कट ही नहीं करेंगे। वो इतना बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो m1 इज इक्वल टू m2।
उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी सभी को, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर अगर कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो छोड़ो, देखते हैं आगे जाकर क्वेश्चन अगर मिलता है उसके चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व। फाइंड द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। गुड, पैराबोला है दोनों क्या है हमारे पास? पैराबोला। दोनों हमारे पास क्या है? पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हमें इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल निकालना। चाहो तो आप फिगर बना सकते हो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सभी को पता है किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और एक्स स्क्वायर 4y किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो अब इस पॉइंट पे एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, तो इनकी जो टेंजेंट आएगी वो ऊपर वाले कर्व की टेंजेंट कुछ ऐसी आएगी और इसकी टेंजेंट कुछ कैसी होगी, ऐसी होगी, है कि नहीं? तो इसको पीछे ले आएंगे, ये बीच का एंगल, और हम इसको पीछे ले आएंगे तो इसके बीच में बनने वाला एंगल phi2 और ये phi1, और ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। फिगर की बात, हम कर्व की बात नहीं करते हैं, तो एक जनरली हमने के लिए जनरल नॉलेज के लिए बना लिया है। अब प्रॉब्लम ये आती है सर, हम टेंजेंट तो डिफरेंशिएट करके उसका स्लोप तो निकाल लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट हमें नहीं पता है। क्या नहीं पता है? हमें पॉइंट नहीं पता है। तो पॉइंट निकाला कौन सा हमारे लिए टेढ़ी तीर है, हमें दोनों कर्व को इंटरसेक्ट कराना है, क्योंकि वो पहले से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4x है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो अब इतना तो कर सकते हो ना भाई कि यहाँ से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, चिपका सकते हो। तो y की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की कितना हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4x। एक x है, एक है, काट दो तो x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, 4 यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो पॉइंट हमें पता चल गया 4,4। पॉइंट हमें क्या पता चल गए, 4,4। तो पॉइंट हमें पता चल चुके हैं 4,4। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, 4,4। अब बहुत से बच्चे बड़े होशियार होते हैं। कैसे होशियार होते हैं? वो ये कहते हैं कि सर हम एंगल क्यों निकाल रहे हैं, कर्व से एंगल क्यों निकाल रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हमें पॉइंट पता चल गया, कर्व तो पता ही, हम दोनों की अलग अलग टेंजेंट निकाल लेते हैं, और दोनों की टेंजेंट निकालने के बाद उनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कान को ऐसे खुजाओ, तो सिंपल से खुजा लोगे ना, लेकिन अब अगर कान को आप ऐसे खुजाओ तो ये क्या है, ये तो जबरदस्ती है ना, ये क्या है, एटीट्यूड है ना, एक ईगो टाइप की बात है ना। हमें जब आसानी से एंगल निकालने का तरीका पता है तो हम उसमें जा करके इतना टेढ़ा मेढ़ा करके हम क्यों करेंगे भाई। हम जब ऐसे ही अपने नाक में उंगली कर सकते हैं तो हम ऐसे क्यों करेंगे, सोचने वाली बात है ना। तो सीधी सी बात है कि हमें पॉइंट तो पता ही है ना 4,4। जब सब कुछ पता है तो बस उठाओ कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को डेरिवेट करा दो, तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4। तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 अपॉन y आ जाएगा। तो m1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx एट द पॉइंट 4,4। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 4। m1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई प्रॉब्लम है? ओके, m2 निकाल लेते हैं। m2 के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y डेरिवेट करा लो, 2x इक्वल टू 4 dy अपॉन dx। पॉइंट हमें पता ही है, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 4 dy अपॉन dx एट द पॉइंट 4,4। तो हमारे पास m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 की वैल्यू आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी, 2m पता चला गया, m2 पता चल गया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दैट्स इट। यहां से हम इसके बीच का बनने वाला एंगल निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा कर्व की इक्वेशन। कुछ लोचा हुआ क्या, अब तो नहीं लोचा हुआ।
अच्छा हाँ, मॉड होता है। आप बोल सकते हो कि सर इनके बीच में मॉड आता है। क्या आता है? मॉड आता है। गुड, भूल ही गया था। आप वहाँ पे मॉड लगा लिया, एंगल के पीछे मॉड रहता तो एडजस्ट रहता। यहाँ पर कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 टू 4 में 3/2 और 2 से 2 कैंसिल, नीचे 2, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये हमारे पास एक एंगल आ जाएगा। ओके, दो आंसर आ रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं। अरे बहुत आसान है भाई, दो आंसर आने का तरीका और है। यहाँ पे हम लोग गड़बड़ नहीं कर रहे, हम के लिए कर रहे हैं कि x की पावर 4 इज इक्वल टू 64x लिखना, इसको उठा के इधर लाना था। x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। तो एक पॉइंट हमें x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, मतलब 0,0 भी हमें एक पॉइंट मिला हुआ था। तो 0,0 पे निकाल लोगे जाकर के, मैं निकाल दे रहा हूँ। किधर गया? स्लोप कहीं निकाले थे, मैं यहाँ निकाला था। 0 रखेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, n हमारे पास n इनफाइनाइट आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से दूसरे पॉइंट से हम वैल्यूज निकाल लेंगे जाकर के, परेशानी की जरूरत नहीं है, आप निकाल लोगे। आई नो यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, है कि नहीं? नोट कर लीजिए। कर सकते हो तो ऐसे काहे करो। एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है, लिखिए जरा। फाइंड द एंगल बिटवीन द पैराबोला। यार बड़ा क्वेश्चन है, लोगे? नहीं, मैं नहीं लूंगा, दूसरा क्वेश्चन लूंगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार हमको a और b भी दे रहा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो ये बड़ा बवाल क्वेश्चन है ना, माफ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सो दैट द कंडीशन that the curves ax square plus by square is equal to 1 and a dash x square plus का b dash y square is equal to also 1 should intersect orthogonally orthogonally is that 1 upon a minus 1 upon b is equal to 1 upon a dash minus 1 upon b dash। हमें ये प्रूफ करना है। सर ये ऑर्थोगोनली क्या होता है? तो यार देखो, ऑर्थोगोनली का मतलब क्या है? ऑर्थोगोनली का बहुत ही शुद्ध सा मतलब है कि दोनों टेंजेंट 90 डिग्री पे कट होनी चाहिए। कितने पे कट होनी चाहिए? 90 डिग्री पे कट होनी चाहिए। सर 90 डिग्री पे कट होनी चाहिए मतलब तो उनकी इनफाइनाइट स्लोप आनी चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट स्लोप आ जाए। 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो ऑर्थोगोनली हो जाएगा। जरूरी थोड़ा कि m1 m2 भी इनफाइनाइट हो, है कि नहीं? तो m1 m2 कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कर्व अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में बनने वाली टेंजेंट, जो कि उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री ऑर्थोगोनली है। तो इसका मतलब है कि हमें ये प्रूफ करना है 1 upon a minus 1 upon b is equal to 1 upon a dash minus 1 upon b dash। हमें इस बात को प्रूफ करना है। तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन कर रहा है ax square plus by square is equal to 1। प्यार से इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दामनी पानी था या नहीं? खाली हो गई, चलो खैर जाने दो। हमने मान लिया कि लेट द पॉइंट x1 और y1, जहां एक दूसरे को दोनों टेंजेंट अगर दोनों एक कर्व दोनों एक दूसरे को कट करते हैं तो वो पॉइंट x1 y1 है। तो हमने मान लिया ax1 स्क्वायर प्लस का by1 स्क्वायर इक्वल टू 1, a डैश x1 स्क्वायर प्लस का b डैश y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर हमने इसको बोल दिया 3 और इसको बोल दिया
4। एक काम कर लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं पाएंगे। चलो पा लेते हैं थोड़ा सा। a माइनस ए डैश, यहाँ पे कितना आ जाएगा x1 स्क्वायर, यहाँ से b माइनस b डैश, यहाँ कितना आ जाएगा y1 स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस a1 डैश x1 स्क्वायर इक्वल टू b डैश माइनस का b, और यहाँ से आ जाएगा y डैश का y1 का स्क्वायर। सर इंटरचेंज कर दे, मैंने कहा ठीक है यहाँ भी इंटरचेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 हटा दो और इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 5। थैंक यू। इक्वेशन नंबर ने क्या बोल दी, इसको 5 बोल दी। ओके, तो अब चलो हम अपना प्यार से इसको डेरिवेट करा लेते हैं। तो नाउ हमारे पास कर्व है ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 1, 2ax प्लस का 2by इक्वल टू 0। ओ भाई वही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए, dx इक्वल टू 0। तो अच्छा dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, माइनस का ax अपॉन by। एट द पॉइंट पे ले लो तो x1 और y1 आ जाएंगे। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 6। क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 6। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट हमारे पास दूसरा कर्व हमारे पास ये है, तो इसको डेरिवेट करा लो। सिमिलरली, कौन सिमिलरली, सिमिलरली हमारे पास dy dx एट द पॉइंट p निकालेंगे। हमारे पास आ जाएगा माइनस का a डैश x1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा b डैश y1। इक्वेशन नंबर 7 इसको आप बोल सकते हो। कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकते हो आसानी से, कोई इसमें सर्व संकोच की बात नहीं है। अब अगर कर्व ऑर्थोगोनली है, इफ कर्व आर ऑर्थोगोनल, अब अगर कर्व ऑर्थोगोनल है तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का a x1 अपॉन का b y1 इंटू a डैश x1 अपॉन b डैश y1 इज इक्वल टू -1। दोनों माइनस कहाँ गए, कोई बात नहीं, दो को देखो जाके। इधर कितना हो जाएगा a डैश x1 स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा b डैश y1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 8 बोल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझ में आ गया आसानी से? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। आसानी से जो जो स्टेप हमें मिलती चली आई हम करते चले गए, है कि नहीं? थोड़ा जगह चाहिए होगी तो इधर जगह है अपने पास। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8, नाउ इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 8 कंपेयरिंग कर लेंगे। तो a डैश माइनस a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b डैश माइनस b अपॉन b डैश। तो ये हो जाएगा a डैश अपॉन a डैश माइनस का a अपॉन a डैश, इधर हो जाएगा b डैश अपॉन b डैश माइनस का b अपॉन b डैश। रेशियो रूल लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, रेशियो रूल लगा दिया कंपेयरिंग करके। तो a डैश से a डैश कैंसिल, a से a कैंसिल, b डैश से b डैश कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या बचा अपने पास 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन a डैश, इधर क्या बचा 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन b डैश। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें इसको उधर भेजना है, इसको उधर भेजना है। तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, इधर हो जाएगा 1 अपॉन a डैश माइनस 1 अपॉन b डैश। और जाने अनजाने हमने प्रूफ कर दिया जो हमें लवाना था, है कि नहीं? नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था सिर्फ बोर्ड के लिए, है कि नहीं? जे के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जा करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग, लिखेंगे? ठीक है यार, कर लेना, इतना भी क्या है कि नहीं? आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हो, है कि नहीं? आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, लिख सकते हो, कहीं पर भी लिख सकते हो। देखिए, अच्छा, शो दैट
शो दैट द कर्व, एक बड़ी गर्मी है यार, शो दैट द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोर्ड पे लिख दें, शो दैट द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर and x square plus y square is equal to 2a square, x square plus y square is equal to 2a square. Touch each other, touch each other, touch each other. उसने बोला दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, हमें इस बात को प्रूफ करना है. ओके अगर एक दूसरे को कर्व टच करते हैं, दैट्स इट, दोनों का स्लोप कैसा होगा, सेम होगा, दोनों का स्लोप कैसा होगा, सेम होगा. कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कर पाओगे. ओके चलो बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम में बता देते हैं. ये दो कर्व है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. एक काम कर लो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको और इसका स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको 2 बोल दो यार. तो स्क्वायरिंग द इक्वेशन 1 बोथ साइड, दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 4. यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर. ओके या हमने ही जानबूझ के बड़ा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया है क्या, चलो छोटा ही रखते हैं, छोटा ही रखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, बड़ा तो कुछ नहीं किया, वही चीज आ जाती है अपने पास निकल के बाद में. इसको इधर ले आओ, तो एक्स की पावर 4 प्लस का ए की पावर 4, इधर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस ए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया ए स्क्वायर, यहाँ रख दो जाकर के ए स्क्वायर, तो उधर 2y स्क्वायर वैल्यू ए स्क्वायर आ जाएगी, वाई स्क्वायर में अपने को ए स्क्वायर मिल जाएगा. सिमिलरली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी प्लस माइनस ए, तो पॉइंट क्या आ जाएंगे, ए कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस ए और माइनस ए कॉमा ए. 4 पॉइंट आ गए. तो क्या सर मैं चारों पॉइंट पे अलग अलग स्लोप निकालने पड़ेंगे, तो मैं आपसे बोलूंगा यस निकालो. अगर दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, अगर दोनों के स्लोप एक दूसरे को टच करते होंगे, तो दोनों के स्लोप कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, है कि नहीं. करो वैसे एक आइडिया है मेरे पास कि आप चाहो तो 4 से छोड़कर 2 पे काम चला सकते हो. कैसे, इसमें से कोई 2 ऐसे पॉइंट हैं जिस पर ये कट करेंगे एक दूसरे को, टेंजेंट तो कट करेंगे ना, तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है. इन 2 पॉइंट पे कर्व क्या होंगे, एक दूसरे को ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. आप चेक कर लो, पॉइंट रख के देख लो, सेटिस्फाइड कर रहे होंगे ना, ए कॉमा ए रख के ए स्क्वायर आएगा माइनस, सेटिस्फाइड कर रहे होंगे ना. तो जब ये दोनों पॉइंट इस पे रखोगे जाकर, तो ये अच्छे से सेटिस्फाइड कर रहे होंगे. जब सेटिस्फाइड कर रहे होंगे तो इन 2 पे निकाल लो जाकर के, क्यों ना लंबा झमेला करोगे, है कि नहीं. दैट्स इट. तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टुमारो.